नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। बात करेंगे सीयूईटी 2025 के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में इन डिटेल। अब देखो, सीयूईटी 2025 जो एग्जाम है वो आज तो है नहीं, लेकिन 2025 में आएगा। 2025 कभी आएगा ये तो मतलब नो डाउटेडली कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि सीयूईटी 2025 जो है वो होगा। और बायोलॉजी का पेपर आपको पता है कि ऑफलाइन मोड में ही होगा। ऑफलाइन मोड में होगा। सीयूटी का पैटर्न भी आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सीयूटी का जो पैटर्न है बेटा, वो पेन पेपर बेस्ड पेपर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ मैथ्स द कॉलम वाले क्वेश्चंस आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, पेन पेपर मोड पे होंगे। क्वेश्चंस कितने आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे बेटा 50, जिनमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 40। मतलब 50 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। 50 में से कोई भी 40 आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको प्लस 5 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। और 1 मार्क कटेगा, -1 होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नहीं किया तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ना ही कोई मार्क्स कटेगा। अब बायोलॉजी का जो सिलेबस है बेटा, ये क्लास 12 बोर्ड का जो सिलेबस है आपका, वही सेम सिलेबस है। कुछ भी आपको अलग से नहीं पढ़ना है, बट जो आपने क्लास 12 में जो चीजें पढ़ी हैं वो आपने सब्जेक्टिव वे में थोड़ा सा पढ़ा है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस जब बनेंगे तो वो बहुत ही मैं कहूंगा इन डिटेल्ड। जब आप एनसीईआरटी का रिवीजन करोगे, बार बार एनसीईआरटी को बार बार जब रीड आउट करोगे, तो एक एक लाइन से एनसीईआरटी के जो है वो क्वेश्चन फ्रेम होगा। और जब आप क्लासेस में जुड़ोगे और मेरे साथ पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है वो आपको याद हो जाएगी। बायोलॉजी एनसीईआरटी की हर एक स्टेटमेंट जो है उससे कैसे सवाल बन सकता है, और कैसे उसको टैकल करना है, और कैसे उसको सही करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। 50 में 50 क्वेश्चन आपको आए ना आए, लेकिन 40 में 40 क्वेश्चन आप जरूर सही करके आओगे, और 200 आउट ऑफ 200 लेके आओगे। पिछले साल कई सालों से बच्चे जो हैं मुझसे पढ़े हुए, सीयूटी 2022 की बात कर लें, 23 की बात कर लें, या 24 की बात कर लें, कई बच्चे जो हैं हर साल सीयूटी में बायोलॉजी में 200 आउट ऑफ 200 लेके आते रहे हैं। और ये बहुत आसान है, सिर्फ आपको खुद पे भरोसा रखना है, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं उस पे भरोसा रखना है, और मेहनत करनी है। कुछ नहीं करना है। सिलेबस देखो बेटा, बहुत ही सिंपल है। जो क्लास 12 एनसीईआरटी का सिलेबस है, सबसे पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर बेटा है बहुत बड़ा। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फिर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस को समझते हैं, यानी कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन जैसी प्रक्रियाओं को समझते हैं। पूरा हिंदी और पूरा इंग्लिश में सेपरेटली दोनों मीडियम में आपको बहुत ही ढंग से पढ़ा सकता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसको हम बोलते हैं पुष्पी पदपों में लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन की बेटा अगर बात होगी, तो लैंगिक जनन की इकाई क्या है? पुष्प है। मतलब जब हम आवृत्त बीजियों की बात करते हैं, आवृत्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म्स बेटा, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, पुष्पी पदप भी बोलते हैं, इनमें फ्लावर जो होता है वही रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। ठीक है। जनन की इकाई क्या है आवृत्त बीजियों में? वो है पुष्प, फ्लावर। फ्लावर की स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपका स्टेमन आएगा, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोलते हैं पिस्टल। स्टेमन यानी कि पुन केसर, और पिस्टल जिसको हम बोलते हैं स्त्री केसर। तो इस तरह से बेटा हम हर एक स्ट्रक्चर का डाइसेक्शन करेंगे। डाइसेक्शन मतलब कट करेंगे। जब मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में था, तब हम डाइसेक्शन करते थे ह्यूमन बॉडी का। और यहाँ पे तो देखो, डिजिटल बोर्ड पे तो डाइसेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ डायग्राम्स की बेसिस पे और आपके थोड़े से इमेजिनेशन के बेसिस पर आप इसको डाइसेक्शन को जो है ना वो फील कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसमें हम डिटेल में सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, और सीयूटी के जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होंगे वो क्लास में ही आपके पूरे के पूरे सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा चैप्टर फिर आपका आता है इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन, या मानव में जो लैंगिक जनन होता है उसकी यहाँ पे बात होगी। अब यहाँ पे भी बेटा सेम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पुरुष जनन तंत्र, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम बोलते हैं स्त्री जनन तंत्र। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन वगैरह जैसे प्रोसेस को पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं निषेचन। उसके बाद फिर बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद आपका आ जाएगा प्रेगनेंसी। मतलब देखो, मैं बहुत जल्दी भगा रहा हूँ, लेकिन जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। फिर प्रेगनेंसी होगा जिसको प्रसव बोलते हैं, और फिर डिलीवरी होगा जिसको पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में बेटा जो बच्चा है वो बाहर आ जाएगा, फिर मदर का केयर होगा, एंटीबॉडीज वगैरह उसको मिलेंगी मदर मिल्क से। यही सब कहानी है। अब इस कहानी को मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अब ये कहानी जो है बहुत लंबे समय पे होती है, ठीक है, 9 महीने से ज्यादा का समय है लगता है इसमें,
जिस पूरी समय को, जिस पूरी अवधि को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। इसके बाद बेटा जो आता है वो और इंटरेस्टिंग चैप्टर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जिसमें हम जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्थ के एस्पेक्ट्स को, रिप्रोडक्शन जनन से संबंधित स्वास्थ्य के एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। और ये बेटा एक सामाजिक टॉपिक है, एक नैतिक टॉपिक है, तो इसको पढ़ने के साथ साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है कि एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है, आप जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आर्ट्स और कॉमर्स वाले होते हैं, थोड़े गधे होते हैं, ठीक है, मैथ्स वाले भी होते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि बायोलॉजी वाले सबसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। तो जो भी आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो गधे हैं ना, उनको हमें समझाना है कि देखो बेटा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैसा होता है मैं बताऊंगा कैसा होता है। ठीक है, मैं बताऊंगी कैसा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि जब पीरियड चल रहे हो, मेंसेस हो रहा हो, ठीक है, तब सेक्स करने पे क्या नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी के चांसेस तब भी होते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि जब रिस्क डेज हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब कब से कब, 11वां से लेकर 18वां दिन तक 7 डेज का जो रिस्क पीरियड होता है, इसके बाद में अगर इंटरकोर्स हुआ और इसके पहले अगर इंटरकोर्स हुआ तो लोगों को लगता है कि सेफ है। वो बेटा सिर्फ भ्रांतियां हैं। ठीक है, क्या है, भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऑल डेज आर रिस्क पीरियड्स। ठीक है, हम जब एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में थे, हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, हमें ये बताइए कि ऑल डेज आर रिस्क पीरियड, नो डेज इज सेफ। ठीक है, आपको ऐसा लगता हो कि किसी दिन आप सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, ट्रैफिक कम है, तो आप बिना हेलमेट के चले जाओ और उसी दिन आपका एक्सीडेंट होगा। जिस दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा उस दिन आप खुद ही संभल के चलाओगे, लेकिन चाहे ट्रैफिक ज्यादा हो चाहे ट्रैफिक कम हो, हेलमेट जरूर पहन के जाओ, तो एक्सीडेंट होगा तो भी बच जाओगे। तो यही बेटा हमको समझना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, यही हमको समझना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, मतलब एज सिंपल एज दैट। जो डेली लाइफ के आपके जो एग्जांपल्स हैं उनके बेसिस पर अगर चीजों को समझोगे ना, बायोलॉजी को समझोगे, क्योंकि हम भी देखो लिविंग है। ठीक है, और जो आसपास हमारी चीजें हो रही हैं, अगर हम उसको बस ऑब्जर्व कर लें तो बायोलॉजी जो है बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, सेलुलर लेवल पे भी वही होता है। इम्यूनिटी जब पढ़ोगे ना, इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा, सेलुलर लेवल पे बेटा वही होता है। हर एक सेल भी ऐसा ही सोचती है जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम काम कर रहे हैं ना, वैसा कोई भी हमारी बॉडी की सेल भी वैसा ही सोचती है, वैसा ही काम करती है। ये सब तुम्हें फील होगा जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे, क्योंकि जीन के लेवल पर सब कुछ सेम है। और जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है बेटा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आते हैं हमारे मेंडल दादाजी। ठीक है, इनकी फोटो मैंने ऐड करवाई है क्योंकि मुझे बड़े ही पसंद हैं और इनका मिजाज मुझे बड़ा पसंद आया था जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, इनकी मैंने बुक्स पढ़ी, और मुझे ऐसा लगा कि जो इंसान मेंडल की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं सुनाऊंगा, बहुत मजा आएगा। कि जो इंसान एक पौधे पे एक एक्सपेरिमेंट करता है और उस पे बुक पब्लिश कर देता है, बाद में चुपके से दूसरे पौधे पे एक्सपेरिमेंट करता है और वैसा कोई उसको रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसके बारे में किसी को नहीं बताता है, सिर्फ अपने बारे में सिर्फ एक बुक में, एक डायरी में उसको लिख के चला जाता है। और फिर बाद में उसके बारे में पता चलता है कि मेंडल इसीलिए अपनी बातों को इतना स्ट्रांगली नहीं रख पाए उस समय पे, क्योंकि उन्होंने बाद में एक दूसरे प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो काम नहीं आया था। मेंडल के लॉज जो हैं वो दूसरे प्लांट पे ही फेल कर गए थे, सिर्फ मटर पे जो है 100% एप्लीकेबल थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जो काम किया अपने टाइम पे वो रिमार्केबल था, बहुत ही लेजेंडरी थे। और इनकी कहानियां जब सुनोगे तो और मजा आएगा। और इसी के बाद, इनकी कहानियों के बाद बेटा हम आ जाएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जिसमें हम कहानी में आपको सुनाऊंगा वॉटसन और क्रिक की। और वॉटसन और क्रिक की कहानी के साथ मैं आपको दो और साइंटिस्ट की कहानी सुनाऊंगा बेटा, जो है मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन। और अगर समय मिले कभी जीवन में तो रोजालिंड फ्रैंकलिन बस एक बार गूगल इमेजेस पे जाके सर्च करना एंड लुक एट हर इमेज। ठीक है, एक बार जाके समय निकाल कर रोजालिंड फ्रैंकलिन का इमेज जो है वो सर्च करना। मुझे जब मैं छोटा बच्चा था, ठीक है, जब टीनेज में था, ठीक है, तो मुझे कैटरीना कैफ जो है बहुत अच्छी लगती थी। बट जब फिर मैं बड़ा हुआ तो फिर मैंने एक बार रोजालिंड फ्रैंकलिन की इमेज जो है मैंने वो देखी, और आज मुझे रोजालिंड फ्रैंकलिन से ज़्यादा, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, आई हैव नेवर सीन समवन सो ब्यूटीफुल एज रोजालिंड फ्रैंकलिन। और रोजालिंड फ्रैंकलिन के साथ इन तीन लोगों ने मिलकर बहुत गलत किया। किसने किसने, वॉटसन ने, क्रिक ने और मॉरिस विल्किंस ने। तो ये कहानी भी सुनाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हालांकि आपके सीयूटी के एग्जाम में नहीं आएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, बट दीज आर द थिंग्स विच मेक्स इट इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब हम बेटा कोई चीज पढ़ रहे हैं ना,
अगर हम उसमें थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग कुछ चीजें बना देते ना तो फिर वो जीवन भर के लिए छप जाता है। जब मैंने पढ़ा था ना, मुझे भी ऐसे ही पढ़ाया गया था, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज मैं आपके सामने उतार सकूं और थोड़ा सा और आपके वे में, ठीक है, क्योंकि जो ये जेनजी जनरेशन है, ठीक है, हम तो मिलेनियल्स हो गए, लेकिन जो जेनजी जनरेशन उसको मैं समझने की बहुत कोशिश करता हूँ। और मैं यंग लोगों से अभी मिलना चाहता हूँ, हालांकि मैं भी अभी यंग हूँ, बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, बट जो कमिंग जनरेशन है, जो मुझसे अभी 10 साल छोटी जनरेशन है, जो आप लोग हो, मैं कोशिश करता हूं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, और 10 साल पहले जब मैं आपकी जगह पे था तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या हुआ करता था। आई ट्राई टू को रिलेट, मैं उसको सोचने की समझने की कोशिश करता हूं, और उसी की वजह से मेरे टीचिंग में मैं उसको उतारने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है इससे मेरे रिजल्ट जो है वो अच्छे होते हैं। अब अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं, वो इस साल के सीयूटी 2025 के जो मुझे बैच मिलने वाले हैं आप लोग, वो आप लोग बताओगे कैसा होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा फिर आपका आ जाता है इवोल्यूशन चैप्टर, ठीक है। तो इवोल्यूशन जो है ये तो मतलब इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, और जेनेटिक्स के बाद इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इवोल्यूशन में और मजा आता है, क्योंकि फिर हम जो जीन के चीजें जो हैं उसको हम यहाँ पे रिलेट कर पाते हैं। तो इवोल्यूशन के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, चैप्टर जब पढ़ेंगे तब। इसके बाद फिर आ जाता है बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस जो चैप्टर है, यहाँ पे बेटा कंसेप्ट का जो है वो एक तरह से तुम मान के चलो कि यहाँ पे कंसेप्ट की बरसात होगी जब हम इम्यूनिटी को पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, चारों तरह की इम्यूनिटी जो है चारों तरफ से आपको कंफ्यूज करती है, चारों दिशाओं से आते हुए, वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर होगा। और मान के चलना बेटा कि सीयूईटी या कोई भी एग्जाम हो जिसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से, वहां से इम्यूनिटी में हो ना वो बहुत फंसाते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उससे बच के निकलना है, ठीक है। पीवाईक्यू वगैरह तो देखो हर लेक्चर में मैं उसको ऐड करते रहूंगा, और जब पढ़ोगे ना, जब ढंग से पढ़ोगे ना, तो सीयूटी का पीवाईक्यू का, नीट का पीवाईक्यू का, एम्स का पीवाईक्यू का, कोई भी पीवाईक्यू हो ना वो निकल जाएगा जब आपने ढंग से पढ़ा होगा चीजों को, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बाद बेटा आ जाता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे बोरिंग टाइप का चैप्टर लगता है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इनपुट्स दे पाऊंगा अपने एंड से, ठीक है। पढ़ाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन तब भी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की सबसे खास बात क्या है कि इस चैप्टर से आज तक सीयूटी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 2022 में सीयूटी स्टार्ट हुआ था, और सीयूटी 2022 से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। उसके पहले अलग एग्जाम्स के लिए पढ़ाता था, लेकिन सीयूटी 2022 में, 23 में, 24 में, पिछले 3 सालों में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के जितने भी सवाल आए हैं वो सारे के सारे सवाल मैंने ऑलरेडी कॉपी में या क्लास में करवाए हुए हैं। तो इस चैप्टर से मेरा पता नहीं क्या याराना है कि सारे क्वेश्चंस मेरे यहाँ से फंस जाते हैं। इसके बाद फिर हम बायोटेक्नोलॉजी में एंटर करेंगे, जो कि 2 चैप्टर्स का एक यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और इसके बाद आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। तो दोनों एप्लीकेशंस और प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर आपका जेनेटिक्स वाला पोर्शन वीक होगा। तो अगर जेनेटिक्स आपका स्ट्रांग होगा तो इस चैप्टर में आपको मजा आएगा, इसलिए ध्यान देना है, क्योंकि सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। और बायोटेक्नोलॉजी बेटा यकीन मानो एक बार अगर पढ़ लोगे ना तो ऐसा चैप्टर है जो रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेनेटिक्स आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, इवोल्यूशन आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत वॉलाटाइल है, ठीक है। मैं खुद भूल जाता हूँ, यकीन मानो, ठीक है। हमने इम्यूनिटी जो है वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ा, सेकंड ईयर एमबीबीएस में पढ़ा, और फाइनल ईयर एमबीबीएस में पढ़ा, और तब भी अगर अभी कोई पूछ ले इम्यूनिटी डिटेल में तो कोई ना कोई चीजें जो है वो स्किप कर जाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत वोलाटाइल है, इतनी ज्यादा सेल्स हैं, इतना ज्यादा मैकेनिज्म है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी अगर एक बार डिटेल में पढ़ लिया तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी की दूसरा चैप्टर यही बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। इसके बाद फिर हम बेटा एंटर कर जाएंगे इकोलॉजी में, और इकोलॉजी की सबसे खास बात क्या है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया हमारे रामदेव मिश्रा जी, ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। और इन्होंने ही डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जो है वो स्टैब्लिश किया, कहां पर, ये कमेंट बॉक्स में बता देना। रामदेव मिश्रा ने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जो है इसकी शुरुआत कहां पे की, इसकी स्थापना कहां पे की, इंडिया में, ठीक है। इनको फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, जीव और समष्टियां, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जीव क्या होता है, किस तरह से जीव जो है वो सोचता है, किस तरह से जीव जो है वो बाकी जीवों के साथ इंटरैक्ट करता है, संबंध बनाता है, किस तरह से कोई जीव जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अजैविक कारक हैं, इनके साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, कैसे पॉपुलेशन बनाता है, कैसे कोऑपरेट करता है और कैसे कन्फ्लिक्ट करता है। कोऑपरेट मतलब जब
जुड़ के मिल के काम करता है एक साथ, एक ही जीव होता है, एक ही इंसान होता है बेटा जो किसी के साथ मिल के काम करता है, एक ही इंसान होता है जो किसी के साथ झगड़ा करता है, जिसकी किसी की मौत करने पे उतारू हो जाता है। तो इंसान तो एक ही है, बट फर्क जो है वो अलग अलग फैक्टर्स, कहीं गुस्सा इन्वॉल्व होगा, कहीं प्यार मोहब्बत इन्वॉल्व होगा। इसी सबसे तो इकोलॉजी जो है इसकी शुरुआत होती है। और यही हम पढ़ेंगे सबसे पहले, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में बड़ा सा चैप्टर है, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद फिर बेटा आ जाता है इकोसिस्टम। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है इकोसिस्टम, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में बेटा आ जाता है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। जैसे ये हमारे ये फोटो, मतलब स्लाइड्स जो है बेटा बहुत सोच के लगाई गई हैं। ये फोटो मैंने इसलिए ऐड करवाया है कि सैलमॉन भाई जो है इससे एसोसिएटेड हैं, ठीक है। सैलमॉन भाई ने इसको कंजर्वेशन नहीं किया था, ठीक है, इसलिए गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई वगैरह जो है उनको धमकी दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना, बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, हमें कंजर्व करना है, ठीक है। तो ये है आपका क्लास 12th का भी सिलेबस और सीयूईटी का भी सिलेबस। फर्क सिर्फ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में है, क्वेश्चंस के पूछने के तरीके में है, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और दूसरा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस बेटा इतना मैं आपको बता दे रहा हूं, लास्ट में जब आपके सीयूटी के एग्जाम के थोड़े समय बचा होगा, तब हम ढेर सारी सीरीज आपके लिए लेके आते हैं, 500 नॉट आउट और जो भी मतलब जो भी ट्रेंडिंग चलते रहता है मार्केट में, उसके हिसाब से हम भी आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग लाने की कोशिश करते हैं। तो 2025 में आपके एग्जाम के 2-3 महीने पहले जो कुछ भी मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा होगा, उसी से रिलेटेड एक ट्रेंडिंग सी सीरीज हम आपके लिए लेके आएंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। नाम भले ही मजाकिया होगा बेटा, लेकिन कंटेंट जो होगा ना बहुत सॉलिड होगा। अब मुझे अपने कंटेंट पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है, ठीक है। तो अगर उन क्वेश्चंस को आप ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो यकीन मानना बेटा 50 में 50 क्वेश्चन मेरा फंसाना है, मेरा एम नहीं है, लेकिन 50 में 40 क्वेश्चन जो है, उस 40 के 40 क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे और आप 40 में 40 क्वेश्चन सही करके आओगे और 200 में 200 लेके आओगे। यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कोशिश रहेगी आपके लिए। तो बस आपको मेरे साथ जुड़ के मेहनत करना है बेटा, और सीयूटी जरूर फोड़ेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, कोई भी हो, कहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, ठीक है, उसके बाद भी कहीं पे भी जाना चाहते हो, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा साल भर वो आपके साथ जीवन भर रहेगा। इतना मुझे भरोसा है कि जो बच्चा एक बार मुझसे पढ़ लेता है तो फिर जीवन भर वो टीचिंग्स, वो कहानियाँ जो हैं वो उसके साथ जाएंगी। तो इसी के साथ बेटा मिलेंगे लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।